तो आज की करंट अफेयर की न्यूज देखें। अगर द हिंदू की बात की जाए तो इसके फ्रंट पेज पर दिया हुआ है, जो एस जयशंकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हेड हैं, उनकी यूके विजिट के से रिलेटेड है। वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बातें बताई है उसको हम आपके लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो परीक्षा के रिलेटेड जितनी भी संभावनाएं हैं जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो इनके द्वारा ट्रम्प प्रशासन के साथ की गई जितने भी समझौते हैं उनके 4 सेक्टरों में डिवाइड करते हुए बताया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंटरेस्ट हमारे मल्टीपोलरिटी, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी के साथ साथ एनर्जी प्राइस को अफोर्डेबल बनाने की जो भी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं अभी, वो काफ़ी सराहनीय है। और इसके लिए दोनों देशों में डायलॉग्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। अगर इसी मल्टीपोलरिटी की, तो मल्टीपोलरिटी उसको बोलते हैं जिसमें ये ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे मोर देन 2 कंट्री जो होते हैं पावर को शेयर करते हैं, या सिमिलर अमाउंट ऑफ पावर को शेयर किया जाता है मोर देन 2 कंट्रीज के द्वारा। इसी के टर्म में आगे देखें तो बाइपोलरिटी एक कंसेप्ट आती है जिसमें 2 कंट्री जो होते हैं या 2 नेशंस वो मेजॉरिटी ऑफ पावर को शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिपोलरिटी। यूनिपोलरिटी की बात की जाए तो इसमें एक कंट्री जो होती है वो मैक्सिमम पावर को शेयर करती है, यानी पूरे वर्ल्ड में अपने रूल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, या यूँ कहें तो अपने अकॉर्डिंग पूरे विश्व में सामाजिक परिस्थितियों और पॉलिटिकल थॉट्स को डेवलप करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपने अकॉर्डिंग करती है। इस तरह के बोला जाए तो यूएसए पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इसको चैलेंज करने वाला बाइपोलर कंट्री में हमारा यूएसएसआर रहा था, जो कोल्ड वार के दौरान देखा गया था। और नेक्स्ट है हमारा मल्टीपोलरिटी की बात करें तो ट्रंप द्वारा की जा रही है, इसको मल्टीपोलरिटी को सपोर्ट किया जा रहा है तथा इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि जब से ट्रंप प्रशासन ने गवर्नमेंट संभाली है तब से रसिया और यूक्रेन वार के जो भी इशू चले आ रहे थे उनको जल्द से जल्द समाप्त करने की बात किया जा रहा है इनके प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिपोलरिटी की। तो मैक्सिमम जो होती है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में 1945 से यूएसए के द्वारा जो मेजोरिटी ऑफ पावर शेयर किए जाते थे उसको देखते हुए, या यूँ कहें कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में जो यूरोपियन कंट्री हैं खासकर वेस्ट में, जो एक यूएसए है वो अपना एक ब्लॉक बना कर रखा था जिसके ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही सारे वेस्टर्न कंट्रीज को रेगुलेट करने होते थे ऑपरेट, या अपने कंट्री के फॉरेन अफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिटिकल भी इश्यूज को सॉल्व किया जाता था। ये यूएसए ने एक ब्लॉक के तहत वर्क किया है, यानी यूनिपोलर कंट्री की तरह बिहेव किया। नेक्स्ट है न कि एक नेशन की तरह इसने बिहेव किया। भारत और यूएसए के बीच में जो भी रिलेशन चलते हैं, जो मल्टी पोलरिटी की बात करती है, क्वाड नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्वाड यानी इसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटर और सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी हमारे आते हैं एरिया उनको सिक्योर किया जाता है। उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की प्रोटेक्शन की बात की जाती है, और फेयर एंड अफोर्डेबल की बात इस रूट के द्वारा की जाती है, जो वर्ल्ड का लगभग 40% से 50% शिपमेंट इसी रूट के थ्रू होता है। नेक्स्ट यूएसए के अलावा क्वाड कंट्रीज में इंडिया के साथ साथ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये काफ़ी दिनों तक चाइना ब्लॉक के साथ ये अपने आप को एसोसिएट कर रहा था, जो कुछ समय पहले यानी 2-3 साल पहले इसने अपने आप को इसे सेपरेट करने का प्रयास जारी कर दिया है। अगर यूनिपोलरिटी की बात की जाए, यूएसए के द्वारा वेस्ट ब्लॉक में जो भी खर्च आ रहे थे, यानी नाटो के एक तरह मेनली बात की जाए तो नाटो में जितने भी फाइनेंस आते थे इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, उसमें मैक्सिमम 2/3 यूएसए के द्वारा ही सर्व किए जाते थे।
जब से नई ट्रम्प सरकार बनी है इसमें इन्होंने इसको जितने भी फाइनेंस है इनको अपहेल कर दिया, यानी रोक दिया है अभी। अब इनका कहना है कि हम लोग बर्डन शेयरिंग को और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यानी बर्डन शेयरिंग का वो मतलब है कि जिसमें मैक्सिमम जिस तरह से नाटो में यूएसए ने अपनी एनर्जी और फाइनेंस को खर्च किया है वो अब यूएसए नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हम लोगों ने जो पढ़ा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें इंडिया और यूएसए क्वाड के साथ साथ आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को इस्टेब्लिश किया है, जो G20 समिट हमारे देश में हुआ था 23 में, उसमें इसके सिग्नेटरी मेंबर हैं। हालांकि ये इजराइल और हमास वार के कारण अभी तक अच्छे से शासन करना स्टार्ट नहीं किया है। आईएमईसी के सदस्य राष्ट्र हैं हमारे इंडिया के साथ साथ इंडिया के मुंबई पोर्ट से स्टार्ट होते हुए ये जाती है अरबियन सी के पास करते हुए ये रूट यूएई से सऊदी अरबिया से इजराइल के थ्रू ये ग्रीस को जाती है, फिर ये यूरोपियन कंट्री यानी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में से मिलती है। इसके बाद ये जो रूट है यूएसए के से लगती है। अगर इसकी मैं बात की जाए तो रेल के साथ साथ सी रूट का और रोड का भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है इस कॉरिडोर के थ्रू। इसकी एस्टेब्लिशमेंट अगर बोला जाए तो 9 सितंबर को 2023 को G20 समिट के दौरान की जा चुकी थी। तो अगर प्रश्नों की बात की जाए तो ये इस पर पूछा जा सकता है कि आईएमईसी के कौन कौन से कंट्री मेंबर्स हैं, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। इसमें अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, वहीं एशिया में बात की जाए तो सऊदी अरबिया, यूएई, इंडिया इसके मेजर कंट्री रहे हैं। इसके साथ साथ यूएसए यूरोपियन कंट्री में इसका भागीदार देश रहा है। इसको एक तरह से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये चाइना द्वारा इस पर मैक्सिमम अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू मैक्सिमम देशों पर वो अपने ट्रेड को इम्पोज करता है और वर्ल्ड में एक यूनिपोलर कंट्री बनने का ख्वाब देखता है। उसको काउंटर करने के लिए इस आईएमएसी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है जो G20। नेक्स्ट अपन आता है एनर्जी सिक्योरिटी की बात। तो एनर्जी सिक्योरिटी में अगर ट्रम्प प्रशासन की बात की जाए तो इन्होंने अपने कार्यकाल में ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे को डिस्कस्टिंग और फेक बताया है कि इस तरह की कोई भी सिस्टम नहीं होती है जो यूनिवर्स में काम करती हो। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो इससे इशू ना मानते हुए ये फॉसिल फ्यूल को ये ट्रम्प प्रशासन इनकरेज करती है, जो मिडिल ईस्ट या मिडिल इनकम कंट्री जो है उनके लिए अच्छी न्यूज है। मिडिल ईस्ट को इसे काफ़ी $बिलियन की बेनिफिट भी हो सकती है, या यूँ कहें कि जो ओपेक कंट्री है यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में मैक्सिमम हम लोग पेट्रोलियम का ही इस्तेमाल करते हैं। और हालांकि जब एंटी डॉलराइजेशन यानी ब्रिक्स समिट के दौरान की गई जो 2024 में यूएसए में की गई थी G20 समिट में, उसमें बोला गया था रशिया के द्वारा काउंटर डॉलराइजेशन के लिए यानी अंडरमाइनिंग की बात की जा रही थी एक तरह से अगर बात की जाए रशिया के द्वारा। हालांकि इसको इंडिया तथा कंट्री ने अभी तक खुलकर सपोर्ट तो नहीं किया है। इस बाबत भी इनसे जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, ये आप पर तो 100% टैरिफ की बात करते हैं ट्रम्प सरकार के द्वारा, तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हम लोग एंटी डॉलराइजेशन या अंडरमाइनिंग ऑफ डॉलराइजेशन की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही इस तरह की कोई मानसिकता हम रखते हैं। अगर बात करें इसको तो जो भी ब्रिक्स नेशन के द्वारा प्रमोट किया जा रहा था इसको
मैक्सिमम रसिया के द्वारा इसको अभी अपहेल कर दिया गया है। अगर इंडिया और यूएसए की बात की जाए तो इनके बीच में जो ट्रेड होता है वो नवंबर 2024 तक सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना के। अगर बात की जाए तो टोटल जितनी भी ट्रेड हुआ है हमारे और यूएसए के बीच में वो लगभग 486.73 बिलियन डॉलर की ट्रेड लास्ट ईयर में हुआ है, जो अप्रैल से नवंबर 2023 से अप्रैल नवंबर 2024 के इसी सेशन के बीच देखा गया है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया और यूएसए के बीच कितनी अच्छी ट्रेडिंग पार्टनर है एक दूसरे को। अब हमारा बात आती है कि ब्रिक्स की, जो हमने बात करा था कि ब्रिक्स का इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में, जो G8 आउटरीच के दौरान समिट के दौरान हुआ था, जिसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे रसिया, इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। या इसमें 2010 में अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका मेंबर पार्ट बना था। तो सबसे पहले ज्वाइन किया था गोल्डमैन सैक ने। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया ना तो हार्ड करेंसी को कमी को दूर करने के लिए, इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि आप जो भी इंडिया करेंसी के बाबत जो भीम पे या इस तरह के फोन पे जैसी यूरोपियन कंट्री तथा साउथ ईस्टर्न कंट्री के साथ साथ यूएई में भी इसको प्रमोट कर रही है अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम को या ये प्लेटफॉर्म को जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट किया जा रहा, तो इसके बाबत ये प्रश्न पूछा गया कि क्या ये एंटी डॉलराइजेशन के खिलाफ नहीं है। तो इसके जवाब में एस जयशंकर साहब का रिप्लाई आया कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडियन जो भी एक्सपोर्टर हैं फॉरेन में, इंडियन एक्सपोर्टर के साथ साथ जो भी ट्रेवलर हैं वर्ल्ड में, उनको हार्ड करेंसी की प्रॉब्लम होती है और ये हार्ड करेंसी मैक्सिमम यूएसडी होता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की जो डॉलर है वो होती है। तो ये पूरी तरह से प्राप्त न होने के कारण हम लोग अपनी करेंसी को यानी बाइलेटरल के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, दो देशों के बीच इस तरह के अपने इंडियन रुपी को प्रमोट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। जैसे इंडिया रसिया के साथ जो भी है ऑयल का भुगतान जो होता है वो इंडियन रुपीज में तथा रूबल में किया जाता है। इस तरह से देखें तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशन चलते आ रहे हैं उसको आगे प्रमोट किया जा रहा है और इसमें हम कुछ आशा करते हैं कि फर्दर स्ट्रेंथन ही रहेगा। G20 की बात की जाए तो इसमें G20 के जितने भी देश आते हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हमारा सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, तुर्की, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, अपना आता है रसिया, इटली, नेक्स्ट आता है यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। इसके साथ साथ 2023 के समिट में इंडिया में जो हुआ था दिल्ली में, उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया था। इस तरह से बात करें तो G20 में टोटल अभी 21 कंट्रीज और यूनियंस आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।